हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेल चैप्टर के बारे में। देखिए जब मैं सेल चैप्टर के बारे में बात करता हूँ तो बहुत सारी बेसिक चीजें हमारे को पता ही होती है सेल के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बातें सारी सेल के बारे में है। क्यों? क्योंकि सेल 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 से ही मिलकर, देखो सेल की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है सेल ग्रोथ और दूसरा होता है सेल डिवीजन। तो जब सेल की ग्रोथ होती है यानी साइटोप्लाज्मिक एनहेंसमेंट होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ता है। और जब हम लोग बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में तो सेल के अंदर डिवीजन होता है। तो एक सेल से दो सेल बनती है, 4, 8, 16, 32 तरीके से सेल्स का डिवीजन होता है। तो हम देखते हैं सेल 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 बिकम सेल सिस्टम, सेल सिस्टम सेल सिस्टम सेल सिस्टम बिकम टिश्यू, टिश्यू 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 बिकम टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम बिकम ऑर्गन, देन ऑर्गन 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 बिकम ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम बन जाता है पूरा का पूरा हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म। तो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि हम बोलते हैं यहाँ पर सेल को कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के बारे में आगे बात करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, देखो कोई भी एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, कोई भी चीज जो कंप्लीट सेल से कम होती है डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, उसके अंदर इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंप्लीट सेल का मैं जिक्र करता हूँ तो कंप्लीट सेल के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? कंप्लीट सेल के लिए कम से कम 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे पहले आता है मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जरूर होनी चाहिए क्योंकि आउटर कवरिंग है। फिर है साइटोप्लाज्म। बेसिकली साइटोप्लाज्म इज द मेन रीजन, मेन साइट, मेन एरिना ऑफ ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस, ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म ही हमारे पास सारी ऑर्गेनेली को कंटेन करके रखता है। और तीसरी चीज है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। तो इन तीनों में से अगर कोई भी चीज सेल के अंदर नहीं होती है तो वो कंप्लीट सेल नहीं मानी जाएगी, वो इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं रह सकती है, उसको जरूर किसी न किसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई। तो कोई भी सेल कंप्लीट सेल तब कहलाती है जब उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो, डीएनए हो, ये तीन चीज। ठीक। उसके बाद सेल के बारे में देखिए बेसिक बातें तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी, आप लोग की तो बहुत सारे बेसिक फंडास क्लियर आप लोगों को सेल की हिस्ट्री के बारे में, सेल की डिस्कवरीज के बारे में, सेल की थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि फैक्चुअल डाटा की चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको सिर्फ समराइज करेंगे, बाकी मेन चैप्टर को हम लोग लीड करते हैं। तो जब सेल के बारे में बात करते हैं बेटा, तो नॉर्मली सेल के बारे में बात करने से पहले हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए यहाँ पर सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में मैं बात करता हूँ। अब सेल देखो 1665 में रॉबर्ट हुक आए थे जिन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि वो पेड़, जिस पेड़ से सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी उस ट्री का क्या नाम था? तो उस ट्री का नाम था जी क्वेरकस, जिससे सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई। ठीक है, देन उसके बाद एवी लियोन हॉइक आए थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर 1838 1839 में दो बायोलॉजिस्ट भी थे, स्टिल्लिंग सचमोन, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। 1839 के अंदर एक बायोलॉजिस्ट और भी आए थे जिन्होंने यहाँ पर पुरकेंजे के बारे में बताया था। फिर 1855 में हमारे पास रॉब ब्रिजो थे जिन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। उससे पहले हाँ 1830 के अंदर हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। और देन 1940 के अंदर दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी, इन्वेंट किया। और वहां पर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी चीज की इमेज को 30 to 40,000 टाइम्स ज्यादा जूम करके दिखा सकता है, जिनका नाम है, बता सकता है कोई आप लोगों में से? सर मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रस्का। जी हाँ, मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रस्का। तो मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रस्का ये दो बायोलॉजिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हमने सेल को जूम करके देखा, और जब हमने सेल को जूम करके देखा तो हमने देखा सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीजें सेल के अंदर प्रेजेंट है।
सेल के अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर कोर है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोइड है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, पेरोक्सीसोम्स है, डिप्लोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है और बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम एक एक करके सारी सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में ही बात करें। उससे पहले जब सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट थे मेरे पास यहाँ पर, स्किल्डेन एंड सचमोन, 1838 और 1839। तो इन्होंने कुछ बातें बताई सेल के बारे में, जो बातें इन्होंने सेल के बारे में बताई वही बातें सेल थ्योरी कहलाती है। तो स्किल्डेन ने बेसिकली स्टडी किया था यहाँ पर प्लांट सेल को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और सचमोन ने यहाँ पर स्टडी किया था बच्चों एनिमल सेल। तो इन्होंने स्टडी किया एनिमल सेल को, इन्होंने स्टडी किया प्लांट सेल को, और इन्होंने कुछ बातें यहाँ पर सेल से रिलेटेड बता। तो इन्होंने सबसे पहली बात यहाँ पर ये बताई कि सेल थ्योरी के अंदर कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जो एक सेल से वो यूनिसेलुलर, ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद में इन्होंने एक बात और भी बताई यहाँ पर कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए, बाद में जब रुडोल्फ विर्चो ने 1855 के अंदर इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया तो उन्होंने बोला एक थ्योरी, और इन्होंने एक बात और यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि ऑल द न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, जितनी भी नई सेल आती है वो सारी की सारी बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। ठीक है, ठीक है, ये बात हमारे को पता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेल हमारे पास दो तरीके की होती है। ठीक है, सेल से अगर हम बात करते हैं सेल के बारे में तो सेल की शेप, सेल के साइज और सेल के टाइप के बारे में बात करें। शेप के बारे में बात करते हैं तो सेल हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अवेलेबल है, सर्कुलर फॉर्म है, बाइकॉन्केव शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, नॉन कोई फिक्स शेप नहीं है, जैसे अमीबा है, डब्ल्यूबीसीज होती है। ठीक है, एलोंगेटेड शेप्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। अगर साइज के बारे में बात करते हैं तो सेल हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज में भी अवेलेबल है, जिसके बारे में चैप्टर के दौरान भी हम बात करें। अगर मैं बात करता हूँ सेल टाइप के बारे में, जहां से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, तो हमारे पास दो तरीके की सेल होती है। The one is prokaryote and another is eukaryote। देखो, प्रो का मतलब होता है यहाँ पर प्रीमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, यानी, और कैरियो का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियस। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पुराने टाइप का प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो हमारे पास यहाँ पर प्रोकैरियोट कहलाते हैं। पुराने टाइप से मतलब है, देखो जब अर्थ के ऊपर कोई भी लाइफ नहीं थी, बहुत सिंपल लाइफ थी, स्मॉलेस्ट लाइफ थी, तो हमारे पास मोस्टली प्रोकैरियोट्स थे। और प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑल दी बैक्टीरिया आर काउंटेड मोनेरन्स। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरन्स होते हैं, और सारे मोनेरन्स हमारे पास प्रोकैरियोट। तो लाइफ का ओरिजिनेशन वहीं से हुआ, ऐसा मानते हैं कि वो सबसे पहले सिंपल लाइफ था। तो उनके अंदर जिस टाइप का न्यूक्लियस था वो प्रोकैरियोटिक प्रीमिटिव न्यूक्लियस कहलाता, और जिनके अंदर वो प्रीमिटिव न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट कहलाता। अब ये प्रीमिटिव न्यूक्लियस कैसा था? जिनके अंदर न्यूक्लियस तो है बट उस न्यूक्लियस की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, यानी देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। यू का मतलब है यहाँ पर एडवांस, तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एडवांस टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं, और जिनके अंदर एडवांस टाइप का न्यूक्लियस होगा वही कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम लोग। तो वी आर बेसिकली यूकैरियोट। तो बात करते हैं कुछ कुछ यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और कुछ बात करेंगे यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर प्रीमिटिव न्यूक्लियस है, और प्रीमिटिव न्यूक्लियस के अंदर कौन आता है? बैक्टीरिया है, मोनेरन्स है। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ, एक प्रोकैरियोटिक सेल का। मान लीजिए बैक्टीरिया, ये मेरे पास यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल है,
तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर है हमारे पास, इसका डीएनए प्रेजेंट है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट इस न्यूक्लियस की कोई भी आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। प्रोकैरियोटिक के अंदर ये, यूकैरियोटिक की सेल जो मेरे पास है, इनके अंदर डीएनए किस तरीके का होता है, इस तरीके का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है। ये डीएनए के रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ, और इसकी यहाँ पर प्रॉपर कवरिंग होती है। ये न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल, ये भी हमारा न्यूक्लियस है, बट इस न्यूक्लियस की हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमें दिखने में तो लग रहा है ये न्यूक्लियस है, लेकिन इसकी कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है कम से कम, ठीक है जी। चलिए, ये बात बहुत क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जैसा कि मैंने आपको बताया, दो तरीके की सेल है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है भाई। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर हम एक चीज यहाँ पर और भी देखते हैं कि इनका जो डीएनए है, देखिए डायग्राम में जैसे मैंने बनाया है, तो इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन कैसा डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पर, देयर इज अ सर्कुलर डीएनए, यहाँ पर ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। और इस डीएनए के अंदर खास बात है कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। बेसिकली जो डीएनए होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लेकिन ये सर्कुलर डीएनए है और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो फिर कौन सा प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और उस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नाम है यहाँ पर पोलीअमाइन, इज द पोलीअमाइन। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन को, हमारे पास यहाँ पर पोलीअमीन होता है। दूसरा मैंने बताया सर्कुलर डीएनए है, जबकि वहां पर हमने क्या देखा, यूकैरियोटिक्स के अंदर लीनियर डीएनए प्रेजेंट, लीनियर डीएनए प्रेजेंट है, और वो भी विद हिस्टोन प्रोटीन। इसके अंदर यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। अच्छा, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर एक चीज और बहुत कॉमन है कि प्रोकैरियोटिक्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं इनकी प्लॉइडी हमेशा 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 इनकी प्लॉइडी एन होती है, ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक्स मेरे पास हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों पाए जाते हैं। अगर मैं यूकैरियोटिक्स की प्लॉइडी के बारे में बात करता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पर हैप्लॉइड भी होते हैं और डिप्लॉइड भी होते हैं, एन भी है और 2n। और इनकी प्लॉइडी यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों पाए जाते हैं। चलिए, अब मैंने बताया कि जो डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बनता है, यानी कि पोलीअमीन से बेसिक बनता है, तो जो डीएनए पोलीअमीन से मिलकर के यहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाता है, इस तरह के क्रोमोसोम को मैं बोलता हूँ यहाँ पर फॉल्स क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड द फॉल्स क्रोमोसोम, ये हमारा यहाँ पर फॉल्स क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक। जबकि हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के जो स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, जो धागे यहाँ पर बने हुए हैं, हम उसको बोलते हैं ट्रू क्रोमोसोम। और ट्रू क्रोमोसोम की एक खास बात हो रही है कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। तो दिस इज द ट्रू क्रोमोसोम, यहाँ पर हमारे पास ये ट्रू क्रोमोसोम। अच्छा, ट्रू क्रोमोसोम कहने का रीजन क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन हमने इसको फॉल्स क्रोमोसोम क्यों बोला। सबसे पहली चीज, एक तो इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, बात नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि फॉल्स क्रोमोसोम, क्वेश्चन व्हाई, ऐसा क्यों है, तो आपको उसके रीजन देने हैं। तो सबसे पहली बात तो कि हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर एब्सेंट है, और दूसरी चीज, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक। अच्छा, अब डीएनए के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा
नाइट्रोजनस बेस होते हैं A, B, C, G. So basically these are the nitrogenous base. ये नाइट्रोजनस बेस हमारे पास यहाँ क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोटिक्स बेसिकली इसके अंदर GC रिच डीएनए है। G और C सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। यानी पूरे स्टैंड पे अगर मेरे पास A और T 5 है तो C और G कम से कम 10 प्लस होंगे हमारे। तो क्लियर पता चला, यानी कि यहाँ पर ये AT रिच डीएनए प्रेजेंट है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि AT रिच है जो मेरे पास यूकैरियोटिक। एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे आएगा इसके ऊपर, नेट के ऊपर क्वेश्चन भी आएगा, जरूर आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कोर ऑर्गेनेल है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं। ना तो इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ना ही इनके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स है। सो देयर इज नो साइक्लोसिस, देयर इज नो साइक्लोसिस। यहाँ पर इनके अंदर साइक्लोसिस नहीं होती है। साइक्लोसिस क्या होती है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये फूड प्रेजेंट है और ये मेरे पास यहाँ पर ये अमीबा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम देखते हैं कि अमीबा अपना सूडोपोडिया निकालेगा, इस फूड को इंटरप्ट करेगा और इसकी मूवमेंट देखो इस तरीके से यहाँ हो जाती है। ये अपनी पोजीशन से इतना 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 आगे खिसक जाता है, ये देखिए। तो ये जो मूवमेंट होती है बेसिकली इसी को हम बोलते हैं साइक्लोसिस, कॉल्ड द साइक्लोसिस मूवमेंट। तो यहाँ पर ना तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ना ही माइक्रोफिलामेंट्स है, जिसकी वजह से इनके अंदर साइक्लोसिस मूवमेंट नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट है, देन देयर इज साइक्लोसिस हैपन। यहाँ पर साइक्लोसिस हमारे पास होगी, ठीक है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ साइक्लोसिस, यहाँ पर साइक्लोसिस प्रेजेंट। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया प्रोकैरियोटिक्स के अंदर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी, न्यूक्लियस तो है लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, नो मेम्ब्रेन। तो जो बिना मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है, यानी जो भी बन रहा है, हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड द इंसिपिएंट न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड द इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस मेरा इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रू न्यूक्लियस। ये ट्रू न्यूक्लियस है बिकॉज न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड द ट्रू न्यूक्लियस। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के रिस्पेक्ट में, जैसा कि आपको पता है प्रोकैरियोटिक्स के बारे में, तो जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है उसकी कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके अलावा मैंने बताया कि जैसे भी मैंने बताया था बहुत सारी ऑर्गेनेल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर भी एक तो बहुत सारी ऑर्गेनेल, सबसे पहली बात तो होती ही नहीं है बहुत सारी, और जो होती है उनकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि मेम्ब्रेन लेस, विदाउट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है। तो कोई खास ज्यादा ऑर्गेनेल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे उसमें लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया छोटी क्लास में करते हैं, सब मेंशन करते हैं। कुछ टीचर्स भी डायग्राम बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको क्लियर से बता दूं। और मैं आप लोगों के सामने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर का डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ, उसी से आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे आप लोग क्लियर हो जाएगी कौन कौन सी ऑर्गेनेल है, और उसी के रिस्पेक्ट से हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को और ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।